सलाम व्यूअर्स, मैं हूं डॉक्टर शफकत फारूक। आप देख रहे हैं मेरा चैनल नो इट इफ़ यू डोंट। व्यूअर, आपको याद होगा मैंने आपको बताया है कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं, ये वाटर वेपर्स हैं, ये इक्वेटर से किस तरह उड़ते हैं, ये किस तरह मूव करते हैं पोल्स की तरफ, ये कैसे वहाँ जाकर टकराते हैं, कैसे ये ठंडे होते हैं, कैसे ये पुश होते हैं ऊपर की तरफ, किस तरह ये कन्वर्ट होते हैं बर्फ़ में, और फिर किस तरह ये अपना वज़न जो है ये शेड करते हैं, और किस तरह ये बर्बाद करते हैं कैलिफोर्निया को, वहाँ पर स्टॉर्म्स लेके आते हैं। मैंने आपको मैप में ये भी बताया था कि हवाई पैसिफिक में कहाँ पे वाक़या है, पाइनएप्पल एक्सप्रेस कहाँ से उड़ता है, कैसे ट्रैवल करता है और कैसे ये आकर हिट करता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि यूएसए कहाँ पे वाक़या है, यानी नॉर्थ पैसिफिक और नॉर्थ अटलांटिक के दरमियान। अब मैं आपको बताऊं कि जो हवाई का और गोल्डन स्टेट्स का जो डिस्टेंस है ये है 2473 मील। अच्छा, अब जो मैं आपको बताने जा रही हूँ ये हादसा हुआ अक्टूबर 14 से 27 2017 के दरमियान। अक्टूबर 14 से 27 के दौरान एक एटमॉस्फेरिक रिवर जिसके अंदर बहुत बादल और स्ट्रॉम्स थे, ये ओरिजिनेट होता है हवाई से। जाहिर है हवाई से ही उसने ओरिजिनेट होना था। लेकिन आपको सुनकर ये हैरत होगी कि बजाय इसके कि ये अपना यूजुअल रास्ता फॉलो करता, यानी हवाई से उठकर ये पाइनएप्पल एक्सप्रेस जो है ये आता कैलिफोर्निया में, ये बिल्कुल ऑपोजिट चला गया। इसको जेट स्ट्रीम पुश करके ले गई जापान में। जापान, मैंने आपको दिखाया था मैप में कि ये हवाई पैसिफिक का पहला कोना है और जापान दूसरा कोना है। अब जब ये हवाई से एक तूफान उठकर जापान तक पहुंच जाता है तो इसका मतलब है कि ये पैसिफिक के कॉर्नर टू कॉर्नर जो है ये एक्सटेंड हो जाता है, एक एंड से दूसरे एंड तक, और ये हफ्ते तक ये फिनोमेना रहता है। इसका मतलब ये है कि इस एटमॉस्फेरिक रिवर ने नॉर्थ अमेरिका और एशिया को आपस में कनेक्ट कर दिया। किसी वक्त आने वाले वक्तों में इसकी सिग्निफिकेंस जो है ये लोगों को समझ में आ जाएगी कि ये क्या सिग्नल है। अच्छा, अब जेट स्ट्रीम इसको पुश करके लेगी। अब आप प्लीज़ जेट स्ट्रीम को कंफ्यूज मत करिएगा इसके साथ। ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर है, एटमॉस्फेरिक रिवर जो है ये वाटर वेपर का बैंड है, जबकि जेट स्ट्रीम जो है ये तूफ़ानी हवाएं हैं। तूफ़ानी हवाएं बहुत तेज़, और इसके अंदर बादल और आंधियाँ तूफ़ान, पता नहीं क्या क्या कुछ छुपा हुआ होता है, और ये नॉर्मली चलती है वेस्ट से ईस्ट की तरफ। वो लोग जो ट्रैवल करते हैं यूरोप में या अमेरिका में, उन्होंने ये देखा होगा कि आप कहीं से भी उड़ें, मसलन आप दोहा से उड़ते हैं, दुबई से उड़ते हैं, अबू धाबी से उड़ते हैं, नॉन स्टॉप फ्लाइट जो है वो न्यूयॉर्क अपना अमेरिका की किसी भी स्टेट तक पहुंचने के लिए 16 से 17 घंटे ले लेती है। लेकिन यही फ्लाइट जब वापस आती है तो ये 13 से 14 घंटों में पहुंच जाती है। जहाज़ का फ्यूल कम खर्च होता है और हमारा टाइम कम लगता है। अब ये इसलिए पहुंच जाती है अर्ली कि वेस्ट से ईस्ट की तरफ जो जेट स्ट्रीम चल रही होती है ये उसके साथ साथ आता है और वो इसको पुश करके ले आती है। अच्छा, ये कभी कभार ये नॉर्थ साउथ की तरफ भी चलना शुरू हो जाती है, और ये चलती है ज़मीन से 35,000 फुट की बुलंदी पर। आपने सुना होगा जब ये ट्रैवल करते हैं तो वो अनाउंस करता है पायलट कि हम 35,000 फुट की बुलंदी पर सफ़र करते हुए फलां डेस्टिनेशन पर फलां वक्त में पहुंचेंगे। ये 35,000 फुट से ऊपर होते हैं थोड़ा सा, क्योंकि नीचे हों तो नीचे जेट स्ट्रीम होती है और फिर वो टर्बुलेंस जो आप अगर वही बात है कि अगर आपको यूएस या यूरोप जाने का इत्तेफाक हो तो आप जब इस्तांबुल या यरूशलेम वगैरह के ऊपर से गुजरते हैं, हाईली टर्बुलेंट एरिया, हाईली टर्बुलेंट, वहाँ से ये बहुत तूफ़ानी जेट स्ट्रीम गुजर रही होती है। तो ये जेट स्ट्रीम जो है ये इसके प्लेन ऊपर उड़ता है, नीचे नहीं उड़ सकता, क्योंकि लॉन्ग डिस्टेंस फ्लाइट जो है वो निचली फ्लाइट नहीं कर सकती, प्लेन क्रैश हो जाता है। तो ये जेट स्ट्रीम जो थी ये, चूँकि वो उसको स्ट्रेच करके ले गई, उसको बजाय इसके कि वो कैलिफोर्निया को हिट करे वो उसको ले गई जापान में। गालिबन ये मेरा इमेजिनेशन है, मैं खुद ऐड कर रही हूँ कि रास्ते में उसको कोई माउंटेनियस रीजन नहीं मिला, चूँकि वो सारा समंदर के ऊपर जा रहा था जिसके साथ वो हिट करता। और एटमॉस्फेरिक रिवर के लिए ज़रूरी है कि वो माउंटेन बेस में जाकर हिट करे, ठंडा हो, और फिर ऊपर उठे और फिर वहाँ से जमकर नीचे तबाही फैलाए। तो ये वहाँ सीधा जापान पहुँच गया। 8,000 किलोमीटर का सफ़र इसने तय किया। अमेजिंग, 8,000 किलोमीटर। अब इस एक एक हफ्ते में ये सारा फिनोमेना कंप्लीट हुआ और ये एक कॉर्नर पैसिफिक के दूसरे कॉर्नर में चला गया।
अब इस किस्म का फिनोमेना जो है वो आम तौर पे देखने में आता है फॉल में या विंटर में, और वो भी जेट्स वो ही एटमॉस्फेरिक रिवर ही होता है। और ये फिनोमेना जो है ये अपने साथ बहुत सारी बर्फबारी लेके आता है, बर्फ का तूफान आता है। वो जो उसमें आता है ना आम सीजन में, जो वो पाइनएप्पल एक्सप्रेस हिट करता है तो उसमें वो बारिश होती है, तूफानी बारिश। इसमें बर्फबारी होती है जो आजकल कैलिफोर्निया उसकी जद में आया हुआ है। आप देख रहे हैं कि पहले वो उसकी जद में था, पाइनएप्पल एक्सप्रेस की जद में, अब ये किसी दूसरे उसकी स्काई रिवर की जद में आया हुआ है और वहाँ पर शदीद किस्म की बर्फबारी हो रही है। अच्छा, अब इसके बरक्स एक और वाक़या होता है 2017 में ही, और वो होता है अक्टूबर 17 से 24 के दौरान। अब यहाँ क्या होता है, ये उससे भी ज़्यादा हैरानकुन है कि एक एटमॉस्फेरिक रिवर ओरिजिनेट होता है जापान में। जापान में ओरिजिनेट होता है और ये आकर हिट करता है वाशिंगटन डीसी को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का ईस्टर्न कोस्ट है, ईस्टर्न कोस्ट। अब जब ये वहाँ से ओरिजिनेट होता है तो ये चला और इसको रास्ते में ये वाहिद जगह नजर आई जहाँ पर के माउंटेन थी। ये कैस्केड माउंटेन है और ओलंपिक माउंटेन रेंज जो है ये सारी वाशिंगटन डीसी के ऊपर है। वहाँ आके इसने हिट किया और इसने ये कैस्केड माउंटेन जो हैं और जो वो ओलंपिक माउंटेन है वहाँ पर इसने बारिश बरसा दी, चूँकि ये जो स्काई रिवर्स हैं ये ज़ाहिर बारिश ही लेके आते हैं अपने साथ, और सडन और अचानक और बहुत हैवी रेन लेके आते हैं। तो इसकी जो लेंथ थी ये आम जो स्काई रिवर होता है उससे 3 गुना ज़्यादा थी। अच्छा, अब यहाँ पर हुई, लेकिन ये जो कैस्केड माउंटेन थे इसका जो दूसरी साइड थी वहाँ कुछ भी नहीं हुआ। जहाँ पे आकर इसने हिट किया और ऊपर उठा और फिर इसने बारिश बरसाई, वो एक साइड थी और जो उसका दूसरी साइड थी वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। अब ये स्टोरी जो थी ये एडम वायलैंड ने रिपोर्ट की साइंस अलर्ट में। अब वो क्या कहना चाहता था, उस स्टोरी उसका मतलब क्या था, वो क्या कह रहा था? वो कह रहा था कि जो क्लाइमेट चेंज है ना, ये पॉसिबल है कि ये ओपन कर दे स्काई रिवर्स एशिया में, क्योंकि ये बड़ा, मैंने आपको बताया ना कि बड़ा रेयर वाक़या है कि वो उठा हवाई से और जा उसने हिट किया जापान को, तो उसने कनेक्ट तो कर दिया ना एशिया को। तो वो कहते हैं कि ये पॉसिबल है कि आने वाले वक्तों में एशिया में ये जो स्काई रिवर्स हैं ये इरप्ट हो जाएं, और ये अगर इरप्ट हो गए तो ये उसके पैटर्न को चेंज कर देंगे, उसके टेम्परेचर को चेंज कर देंगे, उसके रेनफॉल को चेंज कर देंगे, उसकी विंड पैटर्न को चेंज कर देंगे, जो कि ऑलरेडी हो चुका है। और ये हम ऑब्जर्व करते रहे हैं जब मैं काम करती थी एज ए साइंटिस्ट। तो अच्छा, जब ये आया उनके सामने तो यूनिवर्सिटी ऑफ स्कूबा ने डाटा जमा किया बारिश का 1951 से लेकर 2010 तक, और इसको उन्होंने मॉडल किया। जब मॉडल किया तो उसके बाद उन्होंने इसको एक्स्ट्रापोलेट किया 2090 तक, और इसमें एक फैक्टर उन्होंने कांस्टेंट रखा और वो था टेम्परेचर। अब हमारी मुख्तलिफ क्लाइमेट साइंसेस की प्रिडिक्शंस हैं कि जो प्लानट है अर्थ ये 1.2 से 1.5 तक मिनिमम ये गर्म हो जाएगा। तो इसको उन्होंने कांस्टेंट रखा और जो मॉडल उन्होंने किया तो उससे उन्होंने रिवील यही किया कि जो रेनफॉल इवेंट ईस्ट एशिया में हैं ये बहुत फ्रीक्वेंट हो जाएंगे और बहुत तबाहकुन बारिशें जो हैं ये यहाँ पर होंगी और बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से होंगी, क्योंकि प्लैनेट जो है वो वार्म अप कर रहा है। अच्छा, अब क्लाइमेट साइंटिस्ट जो हैं वो समझते हैं कि जिस किस्म का हैवक वेस्टर्न यूएसए यानी कैलिफोर्निया वगैरह में ये एटमॉस्फेरिक रिवर प्ले करते हैं, ऐसा ही हैवक ये प्ले करना शुरू कर देंगे ईस्ट एशिया में। और उसकी मसन अब वो कहते हैं कि अगर ये ईस्ट एशिया में, जैसे अब जापान में उसने हिट किया, तो अगर ये इस में आ गया, यानी जब ये जो पेनिनसुला है सारा, जैसे ताइवान है, सदर्न नॉर्थ ईस्टर्न चाइना है, कोरियन पेनिनसुला है, अगर ये इसमें एंटर हो गया तो यहाँ जो तबाही होगी वो कैलिफोर्निया से भी ज़्यादा होगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई ये पॉसिबल है कि ये जो एटमॉस्फेरिक रिवर्स हैं ये हाई माउंटेन एशिया, जो कि बहुत इनवर्ड है, ये वहाँ पर भी घुस जाएं और वहाँ पर भी ये फ्लड ले आएँ और डेब्रिस फ्लो। अब ये इसको ज़रा आप गौर से सुनिएगा, हाई माउंटेन एशिया ये वहाँ पर फ्लड लाएंगे और डेब्रिस फ्लो लाएंगे। अच्छा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए उन्होंने 3 एग्जांपल दी। उसमें पहली जो एग्जांपल थी वो थी इंटीग्रेटेड वाटर ट्रांसपोर्ट, जो कि वो पानी होता है जो बादलों में होता है जिसने कि बरसना होता है। वो बहुत बढ़ गए और उसकी वजह से वेस्टर्न वो जो हाईलैंड माउंटेन एशिया है उसने वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा बारिश बरसाई और चाइना में तबाहकुन फ्लड आया 2013 में।
जो दूसरी एग्जांपल उन्होंने दी उसमें फिर यही वाटर वेपर जो है ये इंक्रीज होते हैं और ये बहुत हैवी रेन होती है नॉर्दर्न हाई माउंटेन एशिया में। जो तीसरी एग्जांपल दी उन्होंने कहा कि इरेगुलर प्रेसिपिटेशन उन्होंने नोट की और वो भी हाई माउंटेन एशिया थी अक्रॉस बे ऑफ बंगाल, ये जो मानसून का इलाका है। अब ये मैं इस व्लॉग को यहाँ पर ख़त्म करती हूँ। तो मैं नेक्स्ट में आपको ये बताऊंगी कि ये जो ईस्ट एशिया में और साउथ ईस्ट एशिया में जो पॉसिबिलिटी है एटमॉस्फेरिक रिवर की, ये कहाँ तक सही है और इसने कोई पॉसिबल रोल प्ले किया है हमारे 2022 के फ्लड में, ये मैं आपको बताऊंगी और आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। जो रिज़ल्ट इस स्टडी के आए हैं, लेकिन इत्तेफाक से वो आए हैं हमारे, वो इंडियन ने किए हैं, हमने नहीं किए। तो मैं इसके साथ ही आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपने मेरा चैनल देखा। आप प्लीज़ इसको इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि आपको मेरा अगला जो है, जो कि हर आने वाला जो ब्लॉग है वो पहले से मुख्तलिफ होता है, पहले से ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होता है और मज़े का भी होता है। तो मैं आपसे मिलूँगी अगले हफ्ते। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।